हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 और 21 के करंट अफेयर्स को इकट्ठा। और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज करने वाले हैं हम। आप देख सकते हो 4 से 5 करंट अफेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के, जिसमें से 2 के रिव्यू पिक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम एक दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, और वो क्या है, हमारी है सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट अफेयर्स। आप अफेयर्स क्लाउड के पीडीएफ जो है सब्सक्राइब कर सकते हो बहुत ही मिनिमल रेट पे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे एक लिंक होगा, वहाँ से जो है वो आप लिंक को खोलोगे तो आप सीधा ही जो है सब्सक्रिप्शन पेज पे चले जाओगे। और ये सब्सक्रिप्शन बहुत ही मिनिमल रेट पे है, एक बार जरूर विजिट करो और आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि इतने कम रेट पे जो है वो करंट अफेयर्स आपको मिल रहे हैं। जिसमें आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें आपको वीकली पीडीएफ्स मिलेंगी, वीकली टेस्ट मिलेंगे और मंथली पीडीएफ्स मिलेंगी। और मंथली पीडीएफ में एक बहुत ही अच्छा फीचर जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है वो क्या है कि बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी के एक अलग से सेक्शन बना के हम देते हैं पीडीएफ का मंथ टू मंथ। तो उसमें क्या होगा कि आपको बैंकिंग का जो एग्जाम देना है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। उसमें बैंकिंग और से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो हैं वो एक ही पेज पे, एक ही पीडीएफ में जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और इसमें एक अफेयर्स पॉकेट पीडीएफ है जो बेसिकली आपको करंट अफेयर्स को रिवाइज करने में जो बहुत ज़्यादा क्या करता है, हेल्प करता है। और ये करंट अफेयर्स आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलता है। और उस मिनिमल कॉस्ट पे भी आपको मेरी तरफ से 10% जो है वो डिस्काउंट दिया जा रहा है। H10 कोड यूज करके आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ASH10 करके उसको यूज कर सकते हो। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है बिल्कुल, ताकि आप सारी की सारी न्यूज़ को इजीली जो है वो आप ग्रैस्प कर सको। और हम स्टार्ट करते हैं फिर पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है, हु रिलीज्ड ए रिपोर्ट नेम्ड एज इंडिया जापान टाइम टू सीज न्यू अपॉर्चुनिटीज ओवर ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो ये तो पता ही है कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा, क्योंकि कोविड-19 के कारण जा तो सकते नहीं है। और ये है इंडिया और जापान, मतलब हम बात करें इंटरनेशनल रिलेशन की, तो कोई इंटरनेशनल रिलेशन मतलब फॉरेन मिनिस्टर ही इसको क्या करेगा, लॉन्च करेगा, मतलब रिलीज करेगा। और ये रिलीज किसने की, एस जयशंकर ने, सुब्रमण्यम जयशंकर, जो हमारे क्या हैं, फॉरेन मिनिस्टर या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। इस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया हुआ और किसने इस रिपोर्ट को बनाया है? इस रिपोर्ट को बनाया है फिकी ने, FICCI, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन और है, दैट इज द सैम, और जिसका नाम है शार्दुल अमरचंद मंगलादास। और ये एक लॉ फर्म है, लॉ से रिलेटेड फर्म है, दोनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को बनाया है। और इसमें इंडिया और जापान के रिलेशनशिप के बारे में बताया हुआ है, किस तरह से इंडिया और जापान जो है वो आगे बढ़े हैं, किस तरह से जापान की इंडिया में जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, इवन जापानीज कंपनी ने किस तरह से इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। और इंडिया ने भी FDI के थ्रू जो है वो जापान की इन्वेस्टमेंट को काफ़ी जो है वो क्या किया है, ओवरटेक किया है। मतलब आप ये कह सकते हो कि इंडिया और जापान एक ऐसी कंट्री है जो एनुअली एक मीटिंग करते हैं, और 22 डायलॉग जो है वो आज तक कर चुके हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और जापान जो है वो इस तरह के टाई अप्स रखते हैं, कल को किसी भी तरह की प्रॉब्लम के अंदर जो है वो हम एक दूसरे की हेल्प जो है वो कर सकते हैं। रिसेंटली आपको पता है 3500 करोड़ रुपीस जो हैं वो जापान ने दिए हैं कोविड-19 की प्रॉब्लम से रिजॉल्व करने के लिए, तो इंडिया को दिए हैं। तो इसका मतलब पता लग रहा है कि किस तरह के रिलेशन जो हैं साथ में। और जापान के रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो नए आए हैं उनका नाम आपको पता ही है, योशीहिडे सुगा, तो वो याद रखना है आपने, योशीहिडे सुगा। तो आगे बढ़ते हैं और आप देखोगे यहाँ पे सुब्रमण्यम जयशंकर जी। और इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि जो फिकी की प्रेसिडेंट हैं वो कौन हैं, फिकी के प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन हैं, वो हैं डॉक्टर संगीता रेड्डी। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट भी लिखे हुए हैं, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने फिकी के प्रेसिडेंट याद रखने हैं, डॉक्टर संगीता रेड्डी, जो आपको क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। और मैं बाकी चीज़ें बता ही चुका हूँ किस तरह से जो इंडिया और जापान के इन्वेस्टर जो हैं वो एक दूसरे के साथ टाई अप कर रहे हैं, ताकि इंडिया में जापान की इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हु अटेंडेड 53rd एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। नाउ यहाँ पे दोस्तों 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे जो कीवर्ड इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ पे, एशियन डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश कब किया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो आप कह सकते हो मेंबर कंट्रीज जो हैं वो कितनी हैं, और साथ ही साथ जो है वो करंटली प्रेसिडेंट जो हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के कौन हैं। और एक एक करके इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में है, याद रखना है मनीला फिलीपींस। इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 1966 में। मेंबर कंट्रीज कितनी है, 68 कंट्रीज जो हैं वो क्या है, मेंबर हैं। और प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट हैं मस्तसुगु, मस्तसुगु। तो आप याद करोगे योशीहिडे सुगु से, और इसी से आपने याद कर लेना मस्तसुगु, पूरा नाम है मस्तसुगु सकावा, लेकिन आपने याद कर लेना मस्त नाम से आपने याद रखना है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और ये अटेंड की है एनुअल बोर्ड मीटिंग जो है वो अटेंड की है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, और वो कौन है, निर्मला सीतारमन जी।
इन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया। आप देख सकते हो निर्मला सीतारमन जी और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग को अटेंड किया है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक को। एक तो इन्होंने कहा है कि साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन बने जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में होगा, और एक प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन ब्रांच हो जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, मुंबई में होगा। और ताकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्रीज का बढ़ाया जा सके। इन्होंने एक और सुझाव दिया कि एशियन डेवलपमेंट बैंक अपनी लैंडिंग बढ़ाए, मतलब ज़्यादा कंट्रीज को जो वो लैंड करे पैसा, ताकि वो कंट्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा इंक्रीज कर सकें और पॉवर्टी को ख़त्म करने में जो है वो क्या कर सकें, हेल्प कर सकें। और ये फाइनेंस मिनिस्टर ने खास तौर से स्ट्रेस दिया है इस चीज़ के ऊपर कि ग्लोबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना होगा, और साथ ही साथ जो है मतलब पूरे वर्ल्ड में जब हम ग्लोबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे तो पॉवर्टी को हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि कोविड के कारण जो सबसे बड़ा चैलेंज सामने आया है वो अब सामने क्या आ गया है, पॉवर्टी। और काफ़ी रिपोर्ट्स तो ये कह रही हैं कि आने वाले 500 साल तक हम इस कोविड-19 की प्रॉब्लम से नहीं निकल पाएंगे, मतलब इसका जो इफेक्ट होगा बेसिकली उससे नहीं निकल पाएंगे। तो मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ग्लोबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच कंट्री विद इंडिया रिज्यूम ज्वाइंट कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर पेट्रोल टू प्रिवेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो बाय डिफॉल्ट इंडिया की कोई नेबरिंग कंट्री होगी, क्योंकि बॉर्डर पेट्रोल है तो इसका मतलब जो है वो वहाँ पे आर्मी लगी होगी, बेसिकली बीएसएफ के जवान जो है वो वहाँ पे लगे हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो दोनों कंट्रीज ने ये कहा है कि हम आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं उसको कम करेंगे, और साथ ही साथ रियल टाइम डाटा को शेयर करेंगे कि कोई वहाँ पे बंदा पकड़ा गया उसी टाइम पीरियड पे जो अब आपको बताया जाएगा, और आप देखोगे कि वो हमारी क्रिमिनल लिस्ट के अंदर आता है तो उसी हिसाब से एक्शन जो है वो लिया जाएगा। और साथ ही साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर काम करेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होने देंगे, और जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं उनको भी जो है वो एक दूसरी कंट्री के अंदर दखल अंदाजी नहीं करने देंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं इन कंट्रीज़ के बीच में उसमें पासिस इशू किए जाएंगे जो बॉर्डर एरियाज हैं, ताकि वो एक दूसरी जगह पे जाके अपने काम काज कर सकें और रिलेटिव्स को मिल सकें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन सी कंट्री के साथ हुआ है, बांग्लादेश के साथ हुआ है। याद रखोगे आंसर क्या है दोस्तों, इसका बी आंसर है। और बांग्लादेश वैसे भी इंडिया का अच्छा नेबर है। प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना जी हैं, और कैपिटल क्या है, ढाका है, और करेंसी कौन सी है, टका है। और बांग्लादेश में एक रिवर जो कि इंडिया से जाती है वो कौन सी है, ऊपर से आती है चाइना से, चाइना से जब आती है तो एंटर करती है अरुणाचल, अरुणाचल से जाती है असम, असम से एंटर कर जाती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में उसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। जे फॉर जमुना, नॉट वाई फॉर यमुना, जे फॉर जमुना। और ये रिवर है ब्रह्मपुत्रा। तो याद रखना है ब्रह्मपुत्रा का नाम ही जो बांग्लादेश में है वो क्या है, जमुना है। और एक गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी जो वेस्ट बंगाल से अलग होकर बांग्लादेश में एंटर करती है वो क्या है, पद्मा। और जब पद्मा और यमुना आपस में मिलते हैं तो बनती है मेघना, और ये मेघना कहाँ पे बनती है और मिलती कहाँ पे है, ये जाती है बांग्लादेश में। और मेघना ड्रेन कहाँ पे होती है, बे ऑफ बंगाल में। तो याद रखना है इंडिया से दो रिवर जो है वो बांग्लादेश की तरफ जाती हैं, एक तो ब्रह्मपुत्रा से अलग होके जमुना, मतलब ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है जमुना, एक गंगा से अलग होके पद्मा, और दोनों आपस में मिल जाती हैं तो मेघना बन जाती हैं। तो ये याद रखोगे, जीके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है, मतलब सारी कंट्री से जो है मतलब 7 कंट्रीज इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा बाउंड्री बांग्लादेश शेयर करता है, 4096 किलोमीटर की बाउंड्री जो बांग्लादेश शेयर करता है। तो इन सारी चीज़ों को याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको। और इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से इसको लीड किया गया था, जो बातचीत थी आपस में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन है, राकेश अस्थाना जी। इसको आप याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हेड जो हैं वो कौन है, राकेश अस्थाना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रिसेंटली टाइम पीरियड ऑफ कंपनी लॉ कमेटी बाय 1 ईयर इंक्रीज कर दिया गया है, 1 साल का टाइम पीरियड कंपनी लॉ कमेटी का। उसके चेयरमैन जो है वो कमेटी के किसको बनाया गया है। देखो ये कमेटी, कंपनी लॉ कमेटी जो है वो बनाई गई थी सितंबर 2019 में, तो इसका मतलब सितंबर 2020 में इसका टाइम पीरियड पूरा होना था, लेकिन इसका टाइम पीरियड 1 साल एक्सटेंड कर दिया है, मतलब अब सितंबर 2021 तक हो गया है। तो यहां से क्लियर है कि पहले चेयरमैन कोई और था, अब चेयरमैन जो वो अगले साल के लिए कोई और लगा दिया गया है। तो कंपनी लॉ कमेटी का काम यही है कि एक तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है एनसीएलटी है, उसकी देखरेख में देखना है कि किस तरह से उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एनसीएलटी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनी से रिलेटेड डिस्प्यूट को यहाँ पे हैंडल करती है, और इसके हेड कौन है, इसके जस्टिस एमएम कपूर जो है, एमएम कुमार जो हैं वो बेसिकली क्या हैं, इसके हेड हैं, जस्टिस एमएम कुमार, चीफ जस्टिस जो हैं
जम्मू एंड कश्मीर के रह चुके हैं, वो इसके हेड हैं करंटली। और इसकी वर्किंग के ऊपर काम किया जाएगा कि किस तरह से और इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, उसके ऊपर काम किया जाएगा कि किस तरह से और इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो कंपनी लॉ कमेटी बनाएगी, और हेड कौन है उसके? राजेश वर्मा जी हैं। कौन है? राजेश वर्मा जी। पहले थे इंजेती श्रीनिवास जी। इंजेती श्रीनिवास को बना दिया गया, मैंने अभी 2-3 दिन पहले न्यूज़ को कवर किया है कि इनको बना दिया गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी का चेयरमैन बना दिया गया है। तो इंजेती श्रीनिवास जो है वो भी इसके चेयरमैन नहीं रहे कमेटी के, और उसको क्या बना दिया गया? राजेश वर्मा जी को बना दिया गया। तो आप देख सकते हो राजेश वर्मा जी कंपनी लॉ कमेटी के 1 साल के लिए टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया, अब सितंबर 2021 तक रहेंगे। और काम मैं बता चुका हूँ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो उसके देखना है कि उसकी फंक्शनिंग को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। और MM कुमार जो हैं वो इसके जस्टिस हैं, याद रखना है, NCLT के। और ये कंपनीज लॉ जो एक्ट है 2013 उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसके इशू से रिलेटेड भी काम करेगा। और मैंने पहले बता दिया कि फॉर्मेशन के टाइम पे कौन था? इंजेती श्रीनिवास थे। नेक्स्ट आते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क अंडर द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, कि किसको नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का न्यू चीफ जो है वो बना दिया गया है। तो अर्लियर कौन था? ये थे सतीश चंद्र झा जी, जो कि क्या कर चुके हैं? रिजाइन कर चुके हैं। इन्होंने अभी 2 दिन पहले 17 सितंबर को जो है वो क्या किया है? रिजाइन किया है। तो अभी जो नए बना दिए गए वो कौन बना दिए गए? अनिल दशमाना जी जो है वो बना दिए गए हैं। किसको बना दिए गए? अनिल दशमाना जी को। ये पुराने रॉ के चीफ रह चुके हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के। और आजकल रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चेयरमैन कौन है? वो हैं समंत गोयल जी। और IB के डायरेक्टर कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के कौन है? अरविंद कुमार जी हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अरविंद कुमार हैं, रॉ के जो है वो समंत गोयल जी हैं, और NTRO के नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के कौन है? अनिल दशमाना जी। तो याद रखोगे ये 2-3 चीजें ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये आप देख सकते हो उनकी फोटो से आप याद रख सकते हो अनिल दशमाना जी को। और इनका टाइम पीरियड 2 साल का है, या फिर जब तक ये 65 साल के नहीं हो जाते तब तक इनका टाइम पीरियड रहेगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये चीफ थे रॉ के पहले, 2017 से लेकर 2019 तक ये चीफ रहे हैं। और ये जो बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था उसमें भी ये लीड प्लानर के तौर पे इन्होंने काम किया था। अब NTRO काम क्या करता है? NTRO काम करता है कि एक तो जियोस्पेटियल जो इंटेलिजेंस है और सैटेलाइट इमेजनरी के ऊपर काम करता है। मतलब ये इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन सैटेलाइटली इमेजनरी के थ्रू जो है वो देता है सरकार को। और ये किसके अंडर आता है? ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के अंडर आता है, जो डायरेक्टली PMO के साथ कनेक्टेड है। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मैं बता चुका हूँ, अजीत डोवाल जी हैं। अजीत डोवाल जी जो हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे? NTRO का न्यू दिल्ली। तो याद रखना है किसको बनाया गया दोस्तों? ये बनाया गया अनिल दशमाना जी को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर मार्क कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड श्वास नर। श्वास का मतलब श्वास मतलब सांस। ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड हेलमेट लाइक वेंटिलेशन डिवाइस। मतलब इसको आप हेलमेट की तरह मुंह में पहनोगे, और नीचे जो है वो इसको इस तरह से कनेक्ट किया जाएगा, एक बबल सा होगा जो कि बाहर नहीं आने देगा, और बीच में ऑक्सीजन लगी होगी, जिसके कारण जो है वो आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये उन पेशेंट्स के लिए जो कोविड-19 के कारण सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए ये श्वास नेर जो डिवाइस जो है वो बनाई गई है। ये बनाई गई है IIIT भुवनेश्वर के स्टूडेंट्स के द्वारा। तो IIT नहीं है दोस्तों, ये IIIT है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। उन स्टूडेंट्स के द्वारा इसको बनाया गया है। तो आप देख सकते हो डिवाइस यहाँ पे, ये डिवाइस को बनाया गया है। तो नीचे जो है वो बबल अटैच है, और इस डिवाइस के थ्रू जो है वो आप क्या करोगे, आपको सांस लेने में आसानी होगी। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा है? श्वास नर। श्वास नर। तो ये ब्रीथ जो है वो आप आराम से ले सकते हो, लो कॉस्ट डिवाइस है। और कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए तो बहुत ही आप कह सकते हो कि लो कॉस्ट, जिस तरह से वेंटिलेटर देश में नहीं है, तो ये वेंटिलेटर का एक तरह से काम करता है। और बबल इनक्लोजर लगा हुआ है ताकि हवा जो है वो बाहर की तरफ ना जाए। नेक्स्ट आते हैं, और उड़ीसा दोस्तों वैसे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा से याद आ गई 1-2 चीज़ें आप लिख सकते हो। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है उड़ीसा में। ऊषा कोटी नेशनल पार्क है। भीतरकनिका नेशनल पार्क जो है वो उड़ीसा में है। पारादीप पोर्ट जो है वो उड़ीसा में है। और साथ ही साथ ओलिव टर्टल्स को बचाने का मिशन भी जो है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब नवीन पटनायक जी ने उड़ीसा में स्टार्ट किया था, ये भी याद कर सकते हो। तो सिमलीपाल, ऊषा कोटी, भीतरकनिका, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप लॉन्च्ड बाय सदर्न रेलवेज। सदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई। एज पार्ट एज इट्स एफर्ट्स टू बूस्ट फ्राइट ट्रैफिक एंड ऐड मोर कस्टमर टू इट्स बेस। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है, फ्राइट ट्रैफिक क्या होता है? फ्राइट ट्रैफिक का मतलब है चीज़ों को इधर उधर लेके जाने के लिए, जो आपका सामान होगा, गुड्स होंगी, इधर उधर लेके जाने के लिए आप किसका यूज़ करो? रेलवे का यूज़ करो।
ये रेलवे का कहना है। और इसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेलवे का यूज़ करें अपने सामान को इधर उधर लेके जाने के लिए, खास करके जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बिजनेसमैन है, वो अपने सामान को इधर उधर लेके जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एक ऐप जो है वो बनाई गई है जिसमें सब तरह की सुविधा, आप इवन देख सकते हो कि यहाँ तक जाने के लिए कितने पैसे लगेंगे वो भी यहाँ पे बताया गया है, अप्रॉक्सीमेशन जो है वो यहाँ पे बता दी जाती है। और साथ ही साथ कि कितने बजे जो है वो चलेगा सामान, क्या होगा, कहाँ तक पहुँचेगा, सारी सुविधा जो है वो इस ऐप के अंदर है। और इसलिए इस ऐप का नाम भी बहुत सिंपल रखा गया, फ्राइट सेवा जो है वो रखा गया है। फ्राइट का मतलब इधर से उधर सामान लेके जाना, सेवा मतलब सर्विस, तो ये जो है वो नाम रखा गया है। और आपको याद रखना है कि सदर्न जो रेलवेज हैं उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका चेन्नई है, नदर्न रेलवे का दिल्ली है, वेस्टर्न का मुंबई है, और जो है वो इधर का हमारे पास है, दैट इज ईस्टर्न का हमारे पास है, दैट इज कलकत्ता। तो याद रखोगे ईस्टर्न का कलकत्ता। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। और आप यहाँ पे तो रख सकते हो, चेन्नई डिवीजन ऑफ सदर्न रेलवेज लॉन्च्ड एन इन हाउस मोबाइल एप्लीकेशन दैट इज द फ्राइट सेवा। और इनका काम यही है कि फ्राइट को बूस्ट किया जा सके और कस्टमर को जो है वो क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके। और फ्राइट सेवा जो ऐप है वो यहीं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी हर तरह की, कि आपको किस तरह का सामान लेके जाना है, सारी नेसेसरी डिटेल जो कि फ्राइट कस्टमर्स को चाहिए होती है। इवन आप अप्रॉक्सीमेट कोट भी देख सकते हो यहाँ पे कि कितने रुपए जो है वो लगेंगे एक जगह से दूसरी जगह सामान को जब पहुंचाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, टॉम हैंक्स इज फॉरेस्ट गंप। तो आपने फॉरेस्ट गंप याद रखना है, ये नॉवल बहुत ही फेमस है, 1985 में इसको लिखा गया था, 1986 में ये नॉवल जो है वो क्या थी, प्रिंट मतलब इसको पब्लिश किया गया था। काफ़ी लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि फॉरेस्ट गंप नाम से एक नॉवल थी। मूवी तो जो है वो बहुत बाद में बनी है, मूवी जो है वो 1995 के आसपास बनी है, लेकिन जो ये नॉवल है ये 1985 में लिखी गई थी। और ये किस बंदे ने लिखी गई थी, ये लिखी थी विंसन ग्रूम ने। किसने लिखी थी, विंसन ग्रूम ने। बाद में जो डायरेक्टर थे, लाइक उनका नाम था रॉबर्ट, डायरेक्टर रॉबर्ट, उन्होंने जो है वो फॉरेस्ट गंप नाम से इस नॉवल से जो है वो क्या बनाई, एक मूवी बनाई जिसमें टॉम हैंक्स को क्या लिया गया था, हीरो लिया गया था। फिर बाद में विंसन ग्रूम ने जो है वो फॉरेस्ट गंप से ही एक नॉवल और लिखी जिसका नाम रखा गया, दैट इज गंप एंड कंपनी। इन्होंने और भी तरह की नॉवेल्स लिखी हैं, लाइक द एविएटर्स भी इन्होंने लिखी है, द जर्नल्स एक नॉवल इन्होंने लिखी थी, इवन एक बुक इन्होंने लिखी थी, बेटर टाइम्स देन दीज। तो इस तरह से इनकी बुक्स जो हैं वो आप याद रख सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन आएगा फॉरेस्ट गंप या गंप एंड कंपनी के नाम से आएगा, तो याद रखना है। और वो भी पूछ सकते हैं कि फॉरेस्ट गंप मूवी के हीरो कौन थे, टॉम हैंक्स, अगर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या ये पूछ सकते हैं इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया था, डायरेक्टर कौन थे, रॉबर्ट थे। तो याद रखो रॉबर्ट, सिर्फ नाम के इनिशियल याद कर लो, अदरवाइज नाम था उनका रॉबर्ट ज़मेंकीज, लेकिन आपने याद करना है ओनली रॉबर्ट। और विंसन ग्रूम ये नाम नहीं आपने भूलना, क्योंकि फॉरेस्ट गंप के ऑथर थे और बहुत ही फेमस है, और क्वेश्चन आने के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हु रिसेंटली पास्ड अवे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो फ्रेंड्स, इसको तो याद रखना ही रखना है, रिमेंबर जो है वो करोगे ही करोगे, लर्न करोगे, लिखोगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो एक क्वेश्चन छुपा हुआ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेदर देन दिस की उनकी डेथ हो गई है। इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे कम टाइम पीरियड वाले गवर्नर हैं वो, मतलब जो आरबीआई के सबसे शॉर्ट टाइम पीरियड के गवर्नर रहे हैं वो बंदा रहा है जिनकी अभी एज ए डेथ हो चुकी है। सिर्फ 21 दिन जो है वो आरबीआई के गवर्नर रहे थे, और वो बंदा कौन था, वो थे अमिताभ घोष। 1985 में ये ऑलरेडी डिप्टी गवर्नर थे, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में इनको क्या बनाना पड़ा, गवर्नर बनाना पड़ा। लेकिन जैसे ही हमें अगला गवर्नर मिल गया, हमने इनको दोबारा से क्या बना दिया, डिप्टी गवर्नर ही बना दिया। तो इसलिए जो है वो इनका टाइम पीरियड क्या रहा, सिर्फ 21 दिन का रहा 1985 में। तो आप याद कर सकते हो, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर अमिताभ घोष पास्ट अवे। तो आप देख सकते हो ये आरबीआई के गवर्नर रहे थे सिर्फ 21 दिन के लिए, 15 जनवरी को अपॉइंट किया गया था, 4 फरवरी को इनसे ये वापस ले लिया गया। ये 16th गवर्नर से, ये याद रखना है 16th गवर्नर, क्योंकि जो अभी हैं शक्तिकांत दास जी वो 25th गवर्नर हैं आरबीआई के। और ये डिप्टी गवर्नर अपॉइंट रह ही चुके हैं, डिप्टी गवर्नर भी ये 10 साल के लिए रह चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि योगदान रहा डिप्टी गवर्नर का, कि पहले 82 से 87 तक 5 साल तक रहे, फिर 5 साल तक रहे, जनवरी 9 में तक एक्सटेंशन मिल गया इनको, तो 10 साल तक एज ए डिप्टी गवर्नर भी रहे। तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, ऑसबोर्न स्मिथ थे। दूसरे आप कह सकते हो कि पहले इंडियन कौन थे, वो सीडी देशमुख थे, वो आपको पता है 1943 में लगाया गया। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि अगर वो इंडियन थे तो 1947 या 48 में लगाए गए होंगे, ऐसा नहीं है, पहले ही लगा दिए गए थे इंडियन 1943 में। क्या मुझे बता सकते हो कि सबसे पहले गवर्नर कौन थे आफ्टर इंडिपेंडेंस,
आफ्टर इंडिपेंडेंस पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे B.R. राव। कौन थे? B.R. राव, दैट इज द बेनेगल रामा राव। और बेनेगल रामा राव ऐसे भी गवर्नर हैं जो आज तक लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड तक गवर्नर रहे हैं आरबीआई के। ये 1949 में अपॉइंट हुए थे, जब आरबीआई आप कह सकते हो नेशनलाइज हुआ था। आईबीआर एक्ट बनाया गया था, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 से लेके 19 जो है वो 57 तक ये रहे। मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 8 साल एज ए क्या रहे, ये गवर्नर रहे। तो लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन रहे? B.R. राव, दैट इज द बेनेगल राव। और शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड कौन किसका रहा? अमिताभ घोष जी का रहा। तो ये याद रखोगे, ये 16th गवर्नर थे। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सारा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डे, दैट इज द इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। ये हमारे देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारा देश चल रहा है स्वच्छ भारत कैंपेन के अंदर। तो स्वच्छ भारत कैंपेन के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। ये 1986 से जो है वो मनाया जाता है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। नाम से पता लग रहा है बीचेस को क्लीन करना, कोस्टल एरियाज को क्लीन करना, वाटरवेज को क्लीन करना, ताकि प्लास्टिक जो है वो उसमें से रिमूव कर सकें, ताकि कोई भी तरह की गंदगी जो है वो वहाँ पे ना फैले और इन्वायरमेंट को हम साफ सुथरा रख सकें। और इसमें एक प्रोग्राम था, दैट इज़ द ब्लू फ्लैग। शायद आपने सुना हो, एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है ये। ब्लू फ्लैग नाम से जो है वो सर्टिफाई किया जाता है उन बीचेस को जो कि साफ़ सुथरी हो चुकी हैं, इन्वायरमेंट के अपने स्टैंडर्ड्स को पूरा करती हैं। ये एक डेनमार्क की कंपनी है जिसके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली, एनजीओ है, जिसके द्वारा ये ब्लू टैग जो है या ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दी जाती है। और इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि 8 बीचेस को जो है वो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दी गई। तो आपने याद रखना है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे 19 सितंबर, और ये ब्लू फ्लैग याद रखना है, ये डेनमार्क की एक ऑर्गेनाइजेशन है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जिन्होंने जो है ये ब्लू फ्लैग सर्टिफाई देते हैं जो। और इंडिया की 8 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुकी है, मतलब वो साफ हैं, इन्वायरमेंटल सेफ्टी के पर्पज़ को पूरा करती हैं। तो इसको याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं, पहली बार जो है वो एक दिन मनाया गया इक्वल पे डे 18 सितंबर 2020 को। यूनाइटेड नेशन की तरफ से, जनरल असेंबली की तरफ से लास्ट ईयर कहा गया था 2019 में कि अगले साल से हम क्या बनाएंगे कि इक्वल पे डे बनाया करेंगे। ये गैप है बेसिकली, जेंडर गैप जो आजकल चल रहा है, कि अगर किसी बंदे को $1 मिलते हैं किसी काम के लिए, उसी काम को करने के लिए वुमेन को जो 77 सेंट्स मिलते हैं। मतलब सिंपली कह सकते हो, अगर किसी को ₹1 मिलते हैं बंदे को, तो और लेडीज़ को वही काम करने के लिए जो है वो 77 पैसे दिए जाते हैं। तो इसका मतलब 23% का जो है वो जेंडर गैप है पे के अंदर। तो ये सेलिब्रेट करते हैं 18 सितंबर को, कि हम दोनों को जो है वो इक्वल पे लेके आना है, और ये जेंडर गैप को हमने क्या करना है? कम करना है। तो इनइक्वालिटी को हम क्या करेंगे? कम करेंगे। वैसे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि इनइक्वालिटी को क्या करना है? कम करना है। तो इक्वल पे डे 18 सितंबर को मनाया जाता है। आप इसको याद कैसे रखोगे? सिर्फ याद रखना है कि आपको 18 सितंबर को पे मिलेगी, तो 18 सितंबर को इक्वल पे डे हो जाता है। तो इसी तरह से आप इसको क्या करोगे? याद करोगे। क्लियर? और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर कंट्रीज 193 हैं, याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं, डायरेक्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप साइंड एमओयू विद विच स्टेट फॉर गिविंग वोकेशनल ट्रेनिंग। इसका पर्पस सिर्फ यही है कि वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे तो उसमें जो है वो हम कह देंगे आईटी स्किल जो है वो आ जाएंगी। आईटी स्किल्स आ जाएंगी तो इसका मतलब वो और भी बेहतरीन काम कर सकता है, और खास करके जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी वो भी जो है वो बहुत अच्छा होगा, कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और उनको इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम दिया जा सकता है। और ये कौन सी स्टेट है? ये है गोवा। मतलब ये गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से ये पैक्ट जो है वो साइन किया गया स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्टरेट के साथ। अब यहाँ पे देख सकते हो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज करने की बात हो रही है, और स्किल सेट किया जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनर्स के साथ, ताकि वहाँ पे स्किल्स जो हैं वो इंक्रीज की जा सके। और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो आईटीआई ट्रेनर्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड सर्विसेज एग्जीक्यूटेड अंडर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, ताकि अलग अलग तरह का काम जो है वो उनको सिखाया जा सके। और एक कमेटी भी बनाई जाएगी, देखा जाएगा कि कितने लोगों को ट्रेनिंग मिली है, कितने लोगों को काम मिला है, ताकि देखा जाए कि ये सक्सेसफुल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए कमेटी जो है बनाई जाएगी सरकार की तरफ से। तो याद रखना है, गोवा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है। चीफ मिनिस्टर गोवा के कौन है? प्रमोद सावंत जी। गवर्नर गोवा के कौन है? भगत सिंह कशोरी जी। और गोवा का पोर्ट बहुत ही फेमस, जहाँ से रॉ आयरन मतलब कच्चे लोहे को जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसको ब्लू आयरन भी कहते हैं, दैट इज़ मारमेगांव पोर्ट। मारमेगांव पोर्ट जो रत्नागिरी माइन से और गोवा की माइन से जो भी आयरन आता है वो इसी पोर्ट से जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, मारमेगांव पोर्ट इन गोवा। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन टू वुमेन ग्रुप।
बहुत ही अच्छी स्कीम है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में इसको लिख लो ताकि आपको याद रहे। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, इसमें जो वोमेन ग्रुप्स होंगे, लाइक जो रजिस्टर्ड वोमेन ग्रुप्स होंगे, अगर उसमें 10 वोमेन हैं या उससे ज़्यादा हैं तो उनको 1 लाख रुपए तक का लोन जो है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा, और वो उसमें अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को जो है वो और इम्प्रूव कर सकती हैं। और ये स्टेट कौन सी है? गुजरात है, याद रखना है ये स्टेट है गुजरात। विजय रूपानी जी ने इसको स्टार्ट किया है, और आप ये सकते हो नाम क्या है? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, वोमेन ग्रुप्स को दिए जाएंगे, इंडिविजुअली नहीं दिए जाएंगे। इसमें सरकार टोटल 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, और वो ग्रुप्स को देगी जो कि ज्वाइंट लाइबिलिटी और अर्निंग ग्रुप के अंदर रजिस्टर्ड है, जिसमें 10 वोमेन जो हैं वो होती हैं, और 10 लाख वोमेन को इसके साथ जोड़ा जाएगा। और जितना भी इंटरेस्ट लोन के ऊपर बनेगा वो सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, मतलब गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। गुजरात स्टेट वैसे ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है इसके अंदर, गुजरात के अंदर। गुजरात जो है वो गिर फॉरेस्ट के नाम से फेमस है। यहाँ पे जो है मरीन नेशनल पार्क है गल्फ ऑफ कच्छ वाले एरिया में। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। नारायण सरोवर सेंचुरी है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी। और कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, बेसिकली आप न्यूज़ की तरह इसको मार्क कर सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इंक्लूड कर दिया ताकि आपको ये ना लगे कि हमने साइट से सारे क्वेश्चंस को कवर नहीं किया। और ये है 2 कंपनीज, एक तो है बोम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन, ये भी जो एयरक्राफ्ट और ट्रेन्स को जो है वो बनाती है। और एक है हमारे पास एलिस्टम, ऐसे ये फ्रांस की कंपनी है, और बोम्बार्डियर जो है वो हमारे पास कैनेडियन कंपनी है। तो दोनों का टाई अप हो गया, मतलब दोनों का मर्जर हो गया एक तरह से। आप कह सकते हो कि काफ़ी जो है वो स्टेक जो है वो एक दूसरे से मर्ज कर लिया है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों? वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। आपने याद रखना है कि इंडिया में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस मर्ज हो रही हैं उनकी परमिशन जो है वो कौन देता है? वो देता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो तो दोस्तों न्यू दिल्ली है। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है, मतलब इसके चेयरमैन कौन है? आपने याद रखना है अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। कौन है? अशोक कुमार गुप्ता जी। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रेदर देन कि ये कंपनी जो है वो टाई अप हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज़, ये न्यूज़ नहीं है, बेसिकली इन्फो है, जो कि मैं आपको लास्ट में एक आधी न्यूज़ के अंदर प्रोवाइड कर देता हूँ जब भी कभी आती है। तो ये क्या है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट कर रही है सरकार, किस तरह से? प्रोक्योरमेंट के अंदर, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस प्रिक्योर कर रही हैं किसी भी चीज़ को, चाहे वो गुड्स हैं चाहे वो सर्विसेज हैं, कोई भी चीज़ को प्रिक्योर किया जा रहा है, वो अब इंडियन कंपनीज ही ज़्यादा करेंगी, और इंडियंस कंपनी के बेस पे ही जो प्रिक्योरमेंट की जाएगी। उसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। एक तो उन कंपनीज को बैन कर दिया गया है, उन कंट्रीज़ की कंपनीज को बैन कर दिया है जिन कंट्रीज़ में हम प्रिक्योर नहीं कर सकते कुछ, तो उन कंट्रीज़ को हमने क्या कर दिया? बैन कर दिया। तो वो इंडिया के अंदर भी नहीं कर सकते क्योंकि वो अपनी कंट्री के अंदर नहीं हमें करने दे रहे, पहले ऐसा नहीं था। सेकंड, जिन विदाउट स्पेशल अप्रूवल गवर्नमेंट विल नॉट इशू ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी फॉर परचेजेज ऑफ लेस देन 200 करोड़, मतलब सरकार अप्रूवल ही नहीं देगी अगर 200 करोड़ से कम कम जो है वो आप क्या कर रहे हो? प्रोक्योर कर रहे हो। तो सरकार जो है वो मतलब आपको अप्रूवल नहीं देगी ऑटोमेटिकली, आपको पहले एप्लीकेशन डालनी होगी, टेंडर के लिए नोटिस निकालना पड़ेगा, फिर ही जो है वो आपको अप्रूवल दिया जाएगा। और ये ज़रूरी है कि अगर आपने बिडिंग प्रोसेस के अंदर आना है, आप टेंडर बनना चाहते हो, तो कम से कम आप जो है वो 20% लोकल कंटेंट जो है वो आप बनाओगे, फिर ही जो है वो आप प्रोक्योर करोगे, फिर ही जो है वो आप क्या कर सकते हो? पार्टिसिपेट। इसका मतलब क्या है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं बेसिकली वो अब कम हो जाएंगी और इंडियन कंपनीज जो है वो बढ़ जाएंगी। तो मेक इन इंडिया कंसेप्ट प्रोक्योरमेंट के अंदर भी जो है बढ़ जाएगा। तो सिर्फ याद रखना है कि प्रोक्योरमेंट के अंदर भी जो है वो इंडियन कंपनीज को इंक्रीज करना है। ऑलरेडी हमारा ये इनिशिएटिव चल रहा है किसके अंदर? डिफेंस के अंदर, बहुत जोर शोर से डिफेंस के अंदर चलाया जा रहा है। तो ये थी हमारे पास आज की बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, और इसमें 4-5 मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में लिखवाया, और बैंकिंग सेक्शन के लिए भी बता दी कौन सी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, क्योंकि अगर आप खास करके हिंदी मीडियम वाले जो आप लाइक्स बहुत कम देते हो, तो अगर 300 लाइक्स आप नहीं दोगे तो ये डीमोटिवेट करेगा मुझे भी, और साथ में जो हम कंटेंट बनाते हैं उसको भी डीमोटिवेट करेगा कि आपके लिए बनाया जा रहा है ये सारी चीज़ें, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियोस जो हैं वो प्रोवाइड हो रही हैं। तो इट इज़ अफेयर्स क्लाउड कि ये आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहा है वीडियोस के थ्रू और पीडीएफ्स के थ्रू। तो 300 लाइक्स जो हैं वो गाइस बनते हैं, और अगर आप 300 लाइक्स देते हो तो हम सोच सकते हैं कि कुछ और भी कंटेंट के ऊपर वीडियोस जो हैं वो बनाई जा सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।